नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। तो इसमें जो है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान अपने अधिकार नागरिकों को की समानता का वचन देता है। किसकी समानता का वचन देता है, बताइए? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता देता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, ये जूनियर असिस्टेंट 2018 के परीक्षा में पूछा गया था। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, यह हैसियत लिखा था, और अवसर की समानता प्रदान करता है। इतने प्रकार की प्रतिष्ठा को हैसियत लिखा था इसमें, तो ये थोड़ा सा उटपटांग लग रहा था। प्रतिष्ठा तो था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, लेकिन किया गया था 1774 को। इस प्रकार से 1774 इसका एक्यूरेट आंसर होता, लेकिन ये ऑप्शन में न दिए होने के कारण ऑप्शन सी को क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। देखिए, स्टार करके आंसर दिया हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1774 को द लेटर्स ऑफ द पेटेंट जारी किया गया के लिए। तो ये 1774 में यह स्थापित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये घोषणा की गई थी। निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, बताइए? संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को माना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पॉलिटी के क्वेश्चन से लगभग सभी लोग परिचित होते हैं, कुछ टेक्निकल प्रश्न आते हैं, उसको वहाँ पर समय दिया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की एक अति मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है।
पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में ही संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किए थे। कौन? ये थे एम.एन. राय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? बताइए। तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, सच्चिदानंद और राजेंद्र प्रसाद दोनों दिया हुआ है। तो अगर सच्चिदानंद नहीं देता तो राजेंद्र प्रसाद पर जाते, लेकिन भले कार्यवाहक ही सही, लेकिन सच्चिदानंद पहले अध्यक्ष थे। इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नौ दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। बताइए, अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये देखिए, मंडी परिषद द्वारा 18 के फर्स्ट शिफ्ट में ये देखते रहे कौन कौन से परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इसमें 8 बड़ी समितियां थीं तथा कुछ छोटी। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ संघ लगा हुआ था उसके नेहरू जी थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ये तो बहुत चर्चित है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। यही पूछा हुआ था। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक समिति से संबंधित परामर्श समिति जो थी, अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
लेकिन जो इसकी 2 उप समितियाँ थे, मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष दिख रहे हैं। राज्यों के लिए समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत का संविधान लिखा गया, बताइए। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष, ये थोड़ा सा कर्सर रुक रहा है, इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक, ये भी पूछता है, पहली बैठक भी पूछता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा पूछा गया कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू किया गया था। तो बताइए। सारी दोस्तों, तो ये जो अभी देखिए मैं बता रहा था आपको, 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था? अपनाया गया था। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बताइए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, ये पूछा गया है। तो पारित किया गया और अपनाया गया दोनों एक ही है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इस दिन से ये लागू हुआ था। नहीं, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है ना? तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस दिन अपनाया गया, एडाप्ट किया गया और इस दिन इनैक्ट किया गया, लागू किया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए। नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो बताइए। औद्योगिक क्रांति से भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं मिलता है, लेकिन ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र यहाँ से लिया गया है। भारत में, रूस में समाजवादी क्रांति, ये भी भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देती है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये भी योगदान देता है। तो ये तीनों योगदान देते हैं, जबकि औद्योगिक क्रांति का भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की संविधानों का
गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? बताइए क्या विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। फटाफट आंसर करिए। तो देखिए, यह एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है, ये बात सही है। यह अनुमेय है, अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ अनम्य भी है। कुछ भागों के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बात दोनों सही है। इसकी मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको संशोधित किया जा सकता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। दोनों सही है। एकल भी है क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्ति है, और संघीय भी है क्योंकि शक्तियों का विभाजन भी है। इसमें इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो राज्यपाल इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। यही इसमें भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। यही इसकी विशेषता नहीं, राज्यपाल संशोधित नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा कर्सर रुक रहा है, उसको आप एडजस्ट करेंगे। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? देखिए, ये भी प्रश्न पूछ लिया। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान में 1,20,000 शब्द हैं। अब प्रश्न पूछा है तो उत्तर देना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, लगभग 452 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना है। तो ये भी पूछ लिया है, क्या करेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए। तो ये है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की संरक्षा से संबंधित है। तो 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 49 हो गया और 48 हो गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए डीपीएसपी से एक ही क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? बताइए। विधिक समानता या कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है 12 से 35 तक, और संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? हम लोग देखे हैं अभी। तो कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया? बताइए। तो भारत रत्न और पद्म श्री इन सब पुरस्कारों को शुरू किया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री, पद्म पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को प्रारंभ किया। तो अनुच्छेद 18(1) कहता है कि के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त राज्य जो है सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधियों का अंत वाला एक जो है ना, इसी में है 18 में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का नियम से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये है अनुच्छेद 23वां। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार आते हैं। इसी में 23वां जो है क्रय विक्रय, मानव के क्रय विक्रय, वही गुलामी वाली दास्ता को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? बताइए।
कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, बताइए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है, क्या आता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में इस संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार है। इसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसे संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये क्वेश्चन अलग अलग होता है। जब ये पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर किसको संविधान की आत्मा कहे हैं, तो ये जो कहे हैं अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? बताइए, किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है, इसलिए केवल एक ही विकल्प में देगा, उच्चतम न्यायालय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये पॉलिटी के क्वेश्चन से लोग परिचित हैं, जो कोई अगर टिपिकल प्रश्न आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया। तो शुरू में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो कितनी हो गई? 11 हो गई। पहले 10 थी, प्लस 1 जोड़ दिया गया। ये भी याद रखेंगे कि 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया। ये आपका कर्तव्य है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? बार बार पूछ रहा है, देख रहे हैं। तो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो बताइए ये कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, दो जो है मौलिक कर्तव्य से जोड़े गए। ये आया था 1976 में, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और फिर ये आया था 2002 में, इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया और 10 और एक मिलकर कितने हो गए? 11 हो गए। ये है इनका बायोडाटा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? बार बार पूछा जा रहा है आपसे, तो ये होगा स्वर्ण सिंह समिति 1976। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? बताइए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 10 जोड़ी गई। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 में एक और जोड़ दिया गया, तो कुल तो 11 हैं। कुल जो है 10 + 1 = 11 हो गए। लेकिन आपसे पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जो है 10 ठो सम्मिलित किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो कर्तव्य आपका क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना ये भी आपका कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना ये भी है। लेकिन लोक चुनाव में वोट डालना ये आपका कोई कर्तव्य नहीं है, ये आपका अधिकार है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। कर्तव्य क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी और इस तरह से जो आदर्श जो शब्द हैं वो इसमें है। भारतीय संविधान के अंदर लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, जब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना आदि का उल्लेख है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए संसदीय प्रणाली वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर करिए। ये संसदीय प्रणाली वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है, जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बात बता दिया, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कौन सा होता है? भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इन तीनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ये याद रखिए, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में कितने लोग को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो 12 लोग को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को। लोकसभा में जो है 2 लोगों को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) क के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज क्षेत्र के में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद 80 के तहत जो है मनोनीत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए चौथा क्वेश्चन भी वही है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर करिए फटाफट। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं जनजाति, एसटी के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो 5वीं अनुसूची भी SC ST से संबंधित हो गई, ठीक है ना। ऐसे याद करते रहिए। 5वीं अनुसूची भी विशेष क्षेत्र संरक्षण से संबंधित हो गया। भारत में राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? अगर राष्ट्रपति जी का मन करे कि अब हमको राष्ट्रपति की नौकरी नहीं करनी है तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) क के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये बात सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी सही है। याद रखिए, किसी भी सदन में। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी बात सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? नहीं, कदाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, इस पर ये नहीं चलाया जा सकता। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता। अन्य विकल्प क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बताइए। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? कौन से हैं? बीबी गिरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बीबी गिरी ने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां पर वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सिन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और कॉलेज से निष्कासित भी कर दिए गए। ठीक ना? तो बीबी गिरी जो है 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी? बताइए। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ये भी देखना होता है। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परिषद 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 82 तक रहा, 5 वर्ष का कार्य। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इससे पहले सभी लोग 5 तक कांग्रेस के समर्थन से बनते थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। गैर कांग्रेसी और निर्विरोध। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 85 तक कार्यकाल था। अरे ये वही कार्यकाल है जो इंदिरा गांधी 1972 में युद्ध होता है, कौन? भारत पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है और इसी समय इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है। वही कार्यकाल है ये। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? पूछ लिया। अभी हम लोग देखे हैं इससे पहले वाले प्रश्न में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? गैर कांग्रेसी और निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 6वें राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? यहाँ भी पूछ लिया। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं आपके वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद जी हैं। 2017 में जब इनको चुना गया था तो भारत के 14वें राष्ट्रपति हुए। रामनाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में इतने पदभार ग्रहण किया। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति है। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वे राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े उस समय बिहार के राज्यपाल ही थे। चलिए आगे चलते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं? फिर पूछा आपसे, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। बताइए। तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन एकल संख्या मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राष्ट्रपति में देखिए कहीं आप कंफ्यूज न कर जाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा में कौन सदस्य लेंगे? केवल निर्वाचित भाग लेंगे, मनोनीत नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचन में, ठीक है ना। तो इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए। तो राज्यसभा के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। 14 दिन पहले आप सूचना देंगे और उसके बाद राज्यसभा पारित कर दे और लोकसभा सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने को कहा जाता है। बताइए। सजा की मात्रा को कम करना। आप राष्ट्रपति जानते हैं कि राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षमादान। राष्ट्रपति चाहे तो आपकी 10 वर्ष की सजा जो है 5 वर्ष कर दे, 2 वर्ष कर दे, 1 वर्ष कर दे। तो वही कह रहा है कि सजा की मात्रा को कम करना कहा जाता है क्षमादान। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सके। राष्ट्रपति क्षमादान रेमिशन के द्वारा अपराध के चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के द्वारा अपराध की चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? बताइए। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। मामलों जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति जो है आपके मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यथा अगस्त 2018 को राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं कि वेंकैया नायडू हैं, वर्तमान में भी हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है।
एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राज्यसभा का वर्तमान पदेन अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के वर्तमान पदेन अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो राष्ट्रपति जी हमारे 14वें हैं और उपराष्ट्रपति जी 13वें हैं। राष्ट्रपति जो है 14वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई, ये पूछा गया है। 1993 में किया गया था। अस्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत समितियां अधिनियमित होती हैं। 8 अप्रैल 1993 को विभागों से संबंधित 17 अस्थायी समितियों का गठन किया गया ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। 17 अस्थायी समितियों का गठन किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, बताइए। लोकसभा की कितनी सीटों पर कम से कम एससी और एसटी होंगे, तो ये जो है 131। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं। 84 + 47, 7 4 11 को 1 हाथ में लगा 1, 7 4 12 1 13, 131, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती है। जबकि वर्ष 2008 के परिसीमन से पहले संसद में अनुसूचित इतनी थी। तो वर्तमान याद रखिए, एससी जो है 84 और एसटी जो है 47। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 1952 में की गई थी। अब 1952 देख रहे हैं कि 2 जगह दिया हुआ है, तो 13 मई 1952। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रथम लोकसभा का आयोजन जो है 13 मई 1952 को किया गया था। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचन लोकसभा मार्च अप्रैल मई को अस्तित्व में आई थी। 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई, लेकिन इसकी प्रथम बैठक होती है अप्रैल के बाद मई में, 13 मई 1952 को। तो 1952 में आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, बताइए। तो संसद का कार्य कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए, संसद जो है विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य, धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्रवाई को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये बात सही है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, भी बात सही है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार, ये भी सही है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है।
और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये चीज़ जो ऑप्शन डी वाला इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो संसद की न्यायिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त करना, ये संसद की न्यायिक शक्ति है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त करना, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश भी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करती है, हटाती नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना, अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करना। ये अधिकार जो है संसद के न्यायिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ये सूचना अवधि 1 माह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो निजी विधेयक पेश करने के लिए आपको 1 माह पूर्व सूचना देना होगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि 1 माह की होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होगी? तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इस तरह से मतदान नहीं करता है, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि किसी मत पर पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाए, दोनों का वोट बराबर हो जाए, तब जो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना वोट चाहे इधर या इधर दे सकता है। तो टाई की स्थिति में स्पीकर जो है अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई मत बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष पर वोट डालने के अधिकार होता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों की का अवधारणा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत कराया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, पहले मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। जो अध्यक्षता करेगा वो पहले मत नहीं देगा, लेकिन जब बराबर होगा तब वो अपना वोट देगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप लोग को एक बार पुनः धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।